में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 11वां पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं श्री प्रदीप तिवारी। तो बच्चों, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का अर्थ स्पष्ट कर दूं। हुआ क्या कि सन 1931 से पहले जो देश में फिल्में बनती थी उनमें कलाकार अभिनय तो करते थे पर उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती थी। तो 1931 के बाद में ऐसी फिल्में प्रदर्शित हुई जिसमें कलाकारों की बातें, उनका हंसना, रोना और हर जो एक्शन किया जा रहा था वो सुनाई देने लगा। तो उसको देख के कैसा लगा कि सिनेमा ने बोलना सीख लिया। तो ये हमें जो पाठ है ये हमें ये बताएगा कि सिनेमा में जो पहली बोलती फिल्म थी वो कैसी थी, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कितनी मेहनत उन लोगों ने की और उसके बाद आज का सिनेमा कैसा है। ये तो आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी ने कितनी उन्नति कर ली। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ये पाठ कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते सुनो। देखो, देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। सबसे पहले तो बच्चों इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देश की पहली सवाक यानी बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, वो उसका नाम है आलम आरा। जनरल नॉलेज में, जीके में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये बता रहा है कि इसके पोस्टरों के विज्ञापन पे क्या लिखा था कि देखो कितनी अजीब बात है, वे सब सजीव हैं। सजीव है मतलब जिनमें जान है और सांस ले रहे हैं, मतलब जो उसमें पात्र दिखाए जाएंगे, हीरो हीरोइन या और भी अन्य पात्र, और वो बोल रहे हैं। और उसमें 78 लोगों ने काम किया होगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए और उनको बोलते बातें करते देखो। आज हमें सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सारी फिल्में तो मूक फिल्में बनती थी, यानी एक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप देखते हो कि पुराने कार्टून कभी आप देखना मिल जाएगा आपको आसानी से, हियर इज लूसी, लॉरेन एंड हार्डी। एक कमल हसन की पिक्चर थी पुष्पक, वो भी मूक फिल्म है। मूक फिल्म मतलब जिसमें सिर्फ एक्शन है, आपको उसी से समझना है और संवाद नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उन चीजों को समझना, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और शायद उतना आनंद भी नहीं आता जितना कि हमें बिना संवाद के कैसे मजा आता होगा। तो अब क्या हुआ, 14 मार्च 1931 की यह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पे था। ऐसा नहीं था कि मूक सिनेमा मतलब जहां पर जो ऐसी फिल्में होती थी जिनमें कलाकार अभिनय करते थे, उनकी उछल कूद, स्टंट आदि हम देखते थे लेकिन उनकी हंसी और संवाद हम लोग नहीं सुनते थे। तो ऐसे सिनेमा को मूक सिनेमा कहते थे। तो कह रहा है ये जो मूक सिनेमा था वो भी लोकप्रिय था, लेकिन जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई और उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। ठीक है, पहली बोलती फिल्म का मैंने बताया आलम आरा, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसके फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आप बताएंगे कि इन्होंने अर्देशीर ने हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी, जहां से उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरे हिंदी सिनेमा में ये बात क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं डायलॉग और ये सब संवाद वगैरह डाल के काम कर सकते। तब इन्होंने वहां से प्रेरणा ली। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर इन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब जो कि पूरी फिल्म की एक कहानी जो होती है उसको कहते हैं कि पटकथा बनाई। पटकथा मतलब फिल्म की कहानी। अब इस नाटक के गाने तो उन्होंने ज्यों के त्यों ले लिए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने कहा था हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अब क्योंकि पहली बार तो बोलती फिल्म बन रही है तो कहां से होते, ना गीतकार, ना संगीतकार, ना कोई डायलॉग राइटर, कुछ भी नहीं। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी और फिल्म के गानों में महज तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग किया गया।
आलम आरा में संगीतकार या गीतकार स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, और जो पार्श्व गायन यानी पर्दे के पीछे से गाया जाने वाला जो गायन था वो WM खान उन्होंने गाया, और उनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, तो वो बता रहे हैं आपको। ठीक, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। डिस्क फॉर्म क्या होता है, जो सीडी, जैसे आजकल आपको सीडी दिखती है ना राउंड वाली शेप में, तो कह रहा इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूग युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने की वजह से उन्हें कृत्रिम प्रकाश की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि जब वो रात में शूट करते थे तो जब उन्हें रात में दिन का सीन दिखाना है तो आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, तो वो सब उन्हें अरेंज करनी पड़ती थी। यहीं से बनी प्रकाश प्रणाली, यानी लाइट का भी एक अपना महत्व होता है जब भी आप कोई ऑडियो तो नहीं, वीडियो जब भी आप शूट करते हैं। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और 100 सवाक फिल्में, सवाक मतलब बोलने वाली फिल्में भी बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। तो फैंटेसी क्या होता है, जो मौज मस्ती से भरपूर हो, जो हमारी कल्पना पे आधारित हो। फिल्म ने हिंदी उर्दू से मेल खाती, हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, और संगीत नृत्य भी बहुत अच्छा था इसका। इसकी नायिका कौन थी, जुबैदा, और नायक थे विट्ठल। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए कि नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। इस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक, यानी अपना जो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले नायक थे वो कौन थे, विट्ठल। और उनके चयन को, यानी इनको फिल्में चुनने को लेकर एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो बतौर नायक इनका चयन कर लिया गया, यानी इनको चुन लिया गया उस फिल्म के लिए। फिर क्या हुआ, उन्हें लगा नहीं भाई ये तो उर्दू नहीं बोल पाएंगे, तो इन्होंने उसको हटा के उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। अब इस बात को सुन के विट्ठल को बहुत गुस्सा आया, और वो अपना हक पाने के लिए उन्होंने, जो डायरेक्टर था फिल्म का, उस पर मुकदमा कर दिया। और उनका मुकदमा किसने लड़ा, जो आपने नाम, कितना प्रसिद्ध नाम है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस दौर में जो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत मशहूर वकील थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका मुकदमा लड़ा, किसका, विट्ठल का। तो विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने, क्योंकि वो जानते थे कि जब भारत की पहली बोलती फिल्म होगी कितनी ऐतिहासिक होगी, यानी बार बार इसका जिक्र आएगा। तो विट्ठल इसलिए अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते थे, और बहुत अच्छा किया उन्होंने। फिर उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। हिंदी फिल्मों में, मराठी में नायक और स्टंटमैन के रूप में बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा आलम आरा में थे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर आप जानते होंगे, जो राज कपूर जी के पिता थे, और जिन्होंने, जो हमारी बड़ी फेमस पिक्चर है मुगले आजम, उसमें जिन्होंने अकबर का किरदार निभाया है, तो वो थे पृथ्वीराज कपूर। याकूब, जगदीश सेठी बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर के रोल में आते थे पुरानी फिल्मों में। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, आपको वो बताएंगे। इनके जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के बड़े स्तंभ बने, बड़े पिलर के रूप में काम किया जिन्होंने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई और 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। सोचिए, भीड़ इतनी आती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाता था। तो समीक्षक क्या होते हैं, जो फिल्म की कमियां और खूबियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो कह रहा समीक्षकों ने इसको भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया गया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक बड़ा ही अनोखा अनुभव थी। ये 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया गया था। पहले क्या होता था, वो जो रील होती थी, जैसे कैमरे में जैसे छोटी रील होती है, तो ऐसे जो पूरी बड़ी फिल्म होती थी उसके लिए इतना बड़ा रोल होता था, उसको टिक 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 करके वहां पर्दे पे दिखाया जाता था। तो इस तरीके से 10 फुट लंबी ये रील तैयार की गई थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक और प्रेम कथाओं को चुना जाता था। ये बता रहे हैं। ऐसी एक और फिल्म आई थी, खुदा की शान। इसका एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। अब जब सवाक सिनेमा को जो है देखा, तो ब्रिटिश प्रशासकों को की तीखी नजर का इसको सामना करना पड़ा। उनको लगा ये तो गांधी जी के ऊपर तो नहीं बना दी इन्होंने, और उनको हमेशा क्रांति का डर लगा रहता था, तो इन्होंने उस फिल्म का बड़ा विरोध किया। सवाक फिल्म के जो सिनेमा के नया दौर शुरू करने वाले, जिनकी हम बात कर रहे हैं, निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में
आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए तो उन्हें सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला। जब उन्हें सम्मानित किया गया, उनको कहा गया भारतीय सवाक फिल्मों के पिता। तब उन्होंने क्या कहा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित करो। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान ही दिया है। तो अगर उनको पूछेंगे आपसे कि उनकी विनम्रता का परिचय कैसे मिलता है, तो आप ये वाला जो उनका कथन है उसको आप जरूर लिख के बताएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा मुझे इतना सम्मानित मत करो, मतलब इतने बड़े खिताब देने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अपने देश के लिए काम किया है, मुझे भी अपने देश का नाम भी तो ऊंचा करना है। तो वो अर्देशीर जो थे वो इतने अच्छे इंसान थे। फिर जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो सिनेमा में काम करने वाले पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री की जरूरत हुई। क्यों? क्योंकि संवाद बोलने होते थे और संवाद को लिख के ही तो बताया जाएगा, आपको डायलॉग्स लिख के ही तो याद करने को दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी देखो खाली अभिनय से काम नहीं चलेगा। मूक फिल्मों में क्या होता था, पहलवान जैसा शरीर हो, स्टंट कर लिए, उछल कूद कर लिया, ऐसे अभिनेता से काम चल जाता था। अब संवाद बोलना था तो गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी। आलम आरा के बाद सवाक दौर की कई फिल्में बनी, गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अब हिंदी और उर्दू भाषाओं का महत्व भी बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का भी दाखिला हुआ। तो सिनेमा अब ज्यादा देसी हुआ, एक तरीके की आजादी थी। अब हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में उभरने लगा। कहते हैं क्या हुआ कि जो अभिनेता अभिनेत्री थे उनकी लोकप्रियता का असर दर्शकों पे खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में बड़ी लोकप्रिय थी। औरतें अपने केश सज्जा मतलब अपना हेयर स्टाइल उसी तरीके से बनाया करती थी। जैसे आज भी आप बच्चे बहुत सारा कॉपी करते हो कि ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए, ये ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं पुराने लोग भी फिल्मों की जो हीरोइनें थी उनके जो केश सज्जा थी, केश सज्जा मतलब हेयर स्टाइल, उनको वो फॉलो करते थे, तो उनको मजा आने लगा। जानते हो आप, एक कट का तो नाम ही पड़ा हुआ है ना, साधना कट, जो बच्चों को हम बहुत कराते हैं, जिसमें ऐसे बाल होते हैं फिर वो ऐसे गुड़िया की तरह आगे आगे आ जाते हैं, तो उस कट का नाम ही साधना कट पड़ा हुआ है। तो इसमें अब ये बता रहे हैं कि औरतें केश सज्जा कर रही थी। अर्देशीर ईरानी फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी काम किया। आलम आरा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। तो भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया अध्याय यानी नया एक युग शुरू हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया कि अन्य जगहों से भी सिनेमा की जो अच्छी चीजें थी उनको अपनाया और अपने जो हमारा भारतवर्ष है उसके सिनेमा को बहुत अधिक ऊंचा उठाया। अब ये कह रहे हैं भारतीय सिनेमा के जनक जो दादा साहब फाल्के थे उनको भी सवाक सिनेमा के जनक जो अर्देशीर ईरानी थे उनकी उपलब्धि का सहारा लेना पड़ा। आप जानते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार आज भी मिलता है, आज भी दिया जाता है। जो अब देखते हैं आईफा अवार्ड, बहुत सारे जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं बड़े वाले, उनमें दादा साहब फाल्के एक पुरस्कार है, वो इन्हीं के नामों पर पुरस्कार रखे गए हैं, क्योंकि अब सिनेमा का नया युग शुरू हो चुका था। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो बच्चों मैंने आपको एक तो बता दिया इसका अर्थ, सिनेमा ने बोलना सीखा। मूक सिनेमा से क्या समझते हो मैंने आपको ये भी बता दिया। अगर आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है 14 मार्च 1931 का भारतीय सिनेमा के इतिहास में क्या महत्व है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये इस दिन क्या हुआ था, पहली सवाक फिल्म का प्रदर्शन हुआ था और ये एक नए युग की शुरुआत थी और ये एक ऐतिहासिक दिन था। ये आप इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पाठ मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।